गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की टॉपिक हम लोग का होगा मध्यकालीन भारत का। और मध्यकालीन भारत में सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे भारत में अरबों का सफल आक्रमणकारी। यूं तो हम लोग जानते हैं कि हमारी भारत में प्राचीनतम सभ्यताओं से आक्रमण सभी का होते आया है, लेकिन अगर हम लोग मध्यकालीन भारत में देखें, अरबों के भी लगभग 2-3 शासक ऐसे थे जिन्होंने हमारे भारत में आक्रमण किया, लेकिन वो सफल में नहीं आता, वो विफल में रहा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सफल में कौन होगा और वो शासक कैसे आया, उसकी जन्म कुंडली क्या होगा, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। हमारे भारत में सबसे पहले जजिया कर टैक्स किसने लगाया, उस बेस पे भी हम लोग बात करेंगे। वो कहाँ के शासक हैं, उसकी क्या जीवनी है, वो भी सारी के सारी उठा के आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। उनसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं क्या सर, एक स्टडी सेंटर कटिहार में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए लेट ना करते हुए आज की क्लासेस की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज की बात हम लोग करेंगे मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत में अरबों का सफल आक्रमणकारी कौन होगा। तो हम लोग जानते हैं हमारे भारत में सबसे पहला सफल आक्रमणकारी जो होगा वो मोहम्मद बिन कासिम होगा। तो मोहम्मद बिन कासिम आखिर हमारे भारत में इसको आक्रमण करने की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों आक्रमण करा। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम हमारे भारत में आक्रमण करते हैं, उस समय हमारे भारत का एक ब्राह्मण शासक होगा जिसका नाम हम लोग जानेंगे दाहिर। तो अगर दाहिर की बात करेंगे बच्चे, तो आपको यहां पे भी मेंशन होगा कि दाहिर की बात, चलो यहां पे मेंशन है तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो अगर देखा जाए कि हमारे भारत में उस समय, भारत मतलब उस समय अगर बात करेंगे सिंध की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सिंध की बात करेंगे। और सिंध में हमारे भारत का एक शासक हुआ करता था जो जाति से ब्राह्मण था और जिसका नाम था दाहिर। तो दाहिर के शासनकाल में अरबों का सबसे पहले सफल आक्रमणकारी होते हैं जिसका नाम होगा मोहम्मद बिन कासिम। आगे हम लोग समझेंगे कि आखिर मोहम्मद बिन कासिम हमारे भारत में या दाहिर शासक पर क्यों आक्रमण करा, इसके पीछे की क्या राज थी, इसके पीछे क्या कहानी थी। यूं तो हम लोग नहीं समझते हैं कि भाई किसी पर कुछ बात ना हुए ही आक्रमण करते, ऐसी कोई बात नहीं होती है। इनके पीछे हम लोग अगर देखेंगे तो कुछ ना कुछ घटना घटी होती है, तभी कोई किसी पर आक्रमण करते हैं। और हमारे भारत का जो शासक थे दाहिर, उनकी हार क्यों हुई, रीजंस क्या था, उसके पास क्या सोर्सेस नहीं थे जिनके कारण उसकी हार हुई, ये भी हम लोग समझेंगे। और अरब वासियों की जीत हमारे भारत में क्यों होती है वो भी हम लोग देखेंगे, रीजंस क्या पड़ती हैं, वो सारी बातें आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम जो बेसिकली होगा वो कहाँ के होंगे। तो हम लोग कहेंगे सर कि वो अरब के होंगे। कहाँ के होंगे, अरब के होंगे। और मोहम्मद बिन कासिम का पिता का नाम होगा कासिम बिन यूसुफ। मोहम्मद बिन कासिम के पिता का नाम कासिम बिन यूसुफ था। और अगर इसका देखा जाए तो कासिम बिन यूसुफ जो होगा हज्जा के, मतलब इसके नाम कहीं कहीं पे आपको मिलेगा अल हज्जा या फिर हज्जा रहेगा। तो अल हज्जा के यहाँ वर्क करते थे। और रिश्ते में अगर देखा जाए तो हज्जा का ही भाई हुआ करता था कौन, कासिम बिन यूसुफ। कासिम बिन यूसुफ के मरने के बाद हज्जा ने अपने भतीजा, जो रिश्ते में लगते हैं मोहम्मद बिन कासिम, ये रिश्ते में अगर बात करेंगे तो हज्जा का ये भतीजा था। हज्जा के भतीजा था। और जिस, मतलब कह सकते अरब में जिस जगह पर हज्जा के भाई, जिसके नाम हम लोग समझेंगे कासिम बिन यूसुफ, जहां पे उन्होंने
शासन कर रहा था, उसी जगह पे अपना भतीजा मोहम्मद बिन कासिम को वहां का शासक बना दिया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम को जब अपने पिता के स्थान पर हज्जाने शासक बना देते हैं, उस समय उसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो उसकी आयु मात्र 17 वर्ष का था। तो मोहम्मद बिन कासिम अपने पिता के विजित क्षेत्रों पर, जहां पे उनके पिता शासक थे, उसी जगह पर हज्जा ने अपने भतीजा को उस क्षेत्र का एक शासक बना देते हैं। लेकिन आखिर इसकी रीजंस क्यों पड़ गए हमारे भारत में आक्रमण करने का? हम लोग समझते हैं कि जहां तक की बात जानते हैं कि भारत में उस समय 712 ईस्वी की अगर हम लोग बात करेंगे, तो 712 ईस्वी में हमारे भारत में प्रवेश द्वार मात्र एक ही माना जाता था, जिसको हम लोग कहेंगे सिंध। उस समय हमारे भारत में प्रवेश जगह ही था, वो सिंध रहेगा। और उसी सिंध से होते हुए हम लोग जानते हैं वहां एक बंदरगाह था, जिसका नाम हम लोग जानते हैं देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह की अगर हम लोग बात करेंगे, उस समय देवल बंदरगाह किसके अधीन थे? तो हम लोग कहेंगे हमारे भारत का शासक या सिंध के शासक दाहिर के अधीन थे। तो उस समय अरब वासियों के जहाज वही सिंध होते हुए, वही देवल बंदरगाह होते हुए जाया करता था। और उसी समय दाहिर का सेना ने ही उसकी जहाज, मतलब अरबों के जहाज, हज्जा के जहाज को लूट लेते हैं। लूटने की बात, इस बात की जब पता चलती है किसको? हज्जा को पता चलता है कि मेरे जहाज सिंध के शासक दाहिर की सेनाओं ने लूट लिए हैं। तो उस टाइम ही हज्जा ने अपने भतीजा मोहम्मद बिन कासिम को हमारे भारत के शासक, सिंध के शासक दाहिर के पास भेजते हैं और उसे बोलते हैं कि अपने जो मेरे अरबों के जो शासक हज्जा हैं, उनके जो आपने जहाज लूटे हैं, उसे आप लौटा दीजिए। यहाँ पे हम लोग बात ये कह सकते हैं कि शायद हमारे भारत के शासक दाहिर जो थे, वो एक आयोग या फिर कह सकते हैं सेनाओं पे निर्भर था। तो सेनाओं ने उसकी जहाज को लौटाने से इनकार करते हैं और जिसके चलते हमारे भारत में अरबों का आक्रमण होता है। शायद अगर उस जहाज को लौटा दिया होता दाहिर, तो हमारे भारत में अरबों के आक्रमण नहीं पड़ना पड़ता। तो जहां तक की बात होती है, दाहिर की, तो दाहिर के सामना करना पड़ता है किसका? मोहम्मद बिन कासिम का सामना करना पड़ता है। कब? 712 ईस्वी में। अगर हम लोग मोहम्मद बिन कासिम की अगर रिश्ता देखेंगे हज्जा के साथ, तो हज्जा के साथ हम लोगों ने बात देख ली कि इसका रिश्ता में भतीजा होगा और बाद में इसे अपना दामाद भी बना लेते हैं हज्जा ने। किसको बना लेते हैं? मोहम्मद बिन कासिम को। हमारे भारत पे जब इन्होंने आक्रमण करते हैं, कब? 712 ईस्वी में हमारे भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर जब आक्रमण करते हैं, तो आक्रमण करने के साथ दाहिर का, अगर देखा जाए तो बच्चे यहाँ पे दाहिर की हार होती है और मोहम्मद बिन कासिम की जीत होती है। अब यहाँ मोहम्मद बिन कासिम आखिर जीत कैसे गए? क्योंकि वो विदेश से आए हुए हैं और हमारे भारत में इतने सारे सेना थे, और जीत की क्या मकसद थी? कैसे जीत गए मोहम्मद बिन कासिम? इसके पीछे अगर हम लोग थोड़ा डीपली उठा के देखा जाए, तो हमारे भारत के शासक के पास बेसिकली जो युद्ध करने के लिए वो तेज तरार की कोई सामान ही नहीं था। और उस समय की बात अगर किया जाए, तो हमारे भारत के शासक के पास बेसिकली कुछ तो खास नहीं था। कह सकते हो हाथी वगैरह रहा करता था, जिसको कभी किसी चीज की जरूरत पड़ती तो हाथियों से उसको कुचलाया, मतलब कुचला के मारा जा सकता था। और अरब के जीतने के पीछे रीजंस ये बन गई कि अरब वासियों के पास सबसे फुर्तीला, सबसे तेज वो युद्ध शैली था, जिसे हम लोग कहेंगे अरबी घोड़ा। और हम लोग जानते हैं अरबी घोड़ा बहुत ही तेज, बहुत ही फुर्तीला होते हैं।
और अगर हाथियों से एक हमारे भारत के शासक के पास जो हाथी था, दाहिर के पास जो हाथी था, अगर दाहिर के हाथियों ने एक को अगर अपने पैरों तले कुचलेगा, तो मुझे लग रहा है कि अरबी घोड़ा कम से कम 10 को कत्ल करते हुए आगे बढ़ जाएगा। तो रीज़न्स यहाँ ये भी बना कि उनके पास युद्ध करने के साथ-साथ उसके पास सारे की सारी चीज़ बंदोबस्त थी, जिसके कारण हमारे भारत के शासक की हार होती है। तो दाहिर की हार होने के साथ-साथ मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की 2 पुत्रियों को अगवा करके लेके जाके कहाँ दे देते हैं, अरब वासियों के शासक यानी अरब के शासक जिसका नाम हज्जा रहा, उसको ले जाके इसकी दोनों पुत्रियों को सौंप देते हैं। कुछ इतिहासकार का मानना होता है कि अल हज्जा के जो पुत्र थे, उनके साथ इन दोनों बेटियों के शादी, लेकिन ये कोई प्रमाणित नहीं मिल रही है। लेकिन 2 पुत्रियों को ले जाकर कहाँ छोड़ दिया है? हज्जा के पास अरब में छोड़ दिया है। और हमारे भारत के शासक बन जाते हैं कौन? मोहम्मद बिन कासिम बन जाते हैं। और ज्यों मोहम्मद बिन कासिम हमारे भारत सिंध की शासक बनते हैं, तो कासिम ने सिंध के निवासियों पर टैक्स, जिसे हम लोग कहेंगे जजिया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के जनताओं पर, सिंध क्षेत्र पर उन्होंने क्या लगा दिया? जजिया कर लगा दिया। अब यहां से क्वेश्चंस बनते हैं कि हमारे भारत में जजिया कर लगाने वाला कौन सा शासक था? तो आपको हो कि भारत पे जजिया कर लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम था। कब लगाया? 712 ईस्वी में। टैक्स तो इन्होंने लगा दिया, जजिया तो लगा दिया, जजिया कर तो लगा दिया सिंध के क्षेत्र पे जितने जनता थे उस पे, लेकिन इन्होंने 3 ऐसे लोग पर टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया, फ्री कर दिया कि इनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो हम लोग 3 समझेंगे किस-किस पर। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, जाति से ब्राह्मण रहा कौन? दाहिर। अगर जाति से ब्राह्मण दाहिर था तो इन्होंने सबसे पहले बोला कि हमको टैक्स नहीं लेना है, किससे? ब्राह्मण से हमको टैक्स नहीं चाहिए। दूसरी साथ ब्राह्मण को टैक्स फ्री कर दिया। दूसरा किसको किया? विधवा को। विधवा को टैक्स फ्री कर दिया। तीसरा विकलांग को टैक्स फ्री कर दिया। इन तीनों को टैक्स फ्री कर दिया। इनसे टैक्स मोहम्मद बिन कासिम नहीं वसूलता था। दूसरी बात, जब इन्होंने टैक्स लगा दिया और टैक्स लगाने के साथ-साथ इन्होंने भारत पे, यानी कह सकते हैं कि सिंध पर इन्होंने क्वाइंस, इन्होंने क्या चलाना स्टार्ट कर दिया? मुद्रा प्रचालन करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे दिरहम। दिरहम नाम की मुद्रा चलाना प्रारंभ कर दिया। किसने चलाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। इन सभी की जानकारी अगर देखा जाए तो हमारे भारतीय इतिहास में कोई ऐसा पुस्तक नहीं जिसको एग्जिट मिलती है, लेकिन अरबों और भारत के बीच जो आक्रमण की कड़ी को जो दर्शाता है, एक पुस्तक होगा जिसका नाम होगा चचनामा। तो चचनामा की बात अगर करेंगे तो चचनामा में इनकी सारी जानकारी मिलती है और चचनामा ये बात बताते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का भारत दौरे से लेकर अरब तक उसकी मृत्यु कैसी हुई, शासक कैसे बना, इन सारी चीज की जानकारी हम लोग को चचनामा से प्राप्त होती है। मोहम्मद बिन कासिम की अगर देखा जाए तो जनताओं पर जो टैक्स लगाया, जजिया कर लगाया, तो उन्होंने लगाया कुल आय का 1/2 भाग से 2/3 भाग तक इन्होंने टैक्स लगा देते हैं। और टैक्स लगाने के साथ-साथ अरब के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, जो हमारे भारत में लेके आए इन्होंने, हम लोग एक शौक से खाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं खजूर। खजूर की अगर हम लोग बात करेंगे, खजूर किसने लाया है हमारे भारत में? खेती कैसी हुई? तो अरब का ही एक देन है जिन्होंने भारत में खजूर की खेती स्टार्ट करवाया। दूसरा बात अगर देखेंगे, मानचित्र की बात आती है तो मानचित्र का जो देखते हैं हमारे भारत में मानचित्र आते हैं, तो मानचित्र के कहीं न कहीं जो श्रेय जाता है वो भी अरब के पास ही जाता है। दूसरी एक मानसून शब्द की भी जो बात होती है वो भी अरब वासियों को नहीं, मानसून शब्द का उत्पत्ति हमारे भारत में करवाया। इसके साथ-साथ हमने बात करें कि अरबी घोड़ा जो इन्होंने युद्ध में
जो सबसे ज़्यादा तेज़ तरार की बात हमने करा, युद्ध में जो स्टार्ट करवाया था अरबी घोड़ा का, तो अरबी घोड़ा भी अरब का ही देन है, जिन्होंने अरबी घोड़ा भारत में लेके आया। इसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो दाहिर की 2 पुत्री को मोहम्मद बिन कासिम ने हज्जा के पास छोड़ के आए और दाहिर की दोनों पुत्रियों ने षड्यंत्र रचाते हैं कि यहाँ पे हम लोग को लाने से पहले मोहम्मद बिन कासिम ने हमारी आबरू लूट चुके हैं। और इस बात की जब पता चलती है हज्जा को कि ऐसे इनके साथ घटना घटी है, तो 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का फरमान आते हैं, कहाँ हज्जा से, अरब से फरमान आते हैं और मोहम्मद बिन कासिम भारत से अरब पहुंचते हैं और उसको फांसी की सजा दे दिया जाता है। किसके अनुसार, कौन बता रहे, चचनामा में बता रहे हैं। कब दिया जाता है उसको? 715 ईस्वी में। और उस समय बगदाद का ही खलीफा हुआ करता था जिसका नाम होगा सुलेमान। सुलेमान के आदेश पर ही मोहम्मद बिन कासिम को फांसी की सजा दे देती है। कब देती है? 715 ईस्वी में। इसी के शासनकाल में 2 पुस्तक का अनुवाद जो करवाया था अरेलियन ने, अरबी भाषा में करवाया था। एक अगर हम लोग बात समझेंगे, चचनामा तो हम लोगों ने देख लिए, एक रहेगा पंचतंत्र। चचनामा के साथ-साथ हम लोग समझेंगे पंचतंत्र। इसकी अनुवाद किया था अरेलियन ने करवाया था। किसमें? अरबी भाषा में। और यही पंचतंत्र का दूसरा नाम जब अनुवाद करवाया तब इसका नाम पड़ गया काली ला दिमना। अरेलियन ने इसे अरबी भाषा में करवाया था, इसकी अनुवाद। तो इस तरह देखा जाए तो दाहिर की दोनों पुत्रियों ने अपने भी बदला कह सकते हो ले लेते हैं, किससे? मोहम्मद बिन कासिम से। और मोहम्मद बिन कासिम का 715 ईस्वी में उसकी फांसी दे दिया जाता है, जिसको हम लोग समझेंगे बगदाद की खलीफा, जिसका नाम अभी हम लोगों ने समझा सुलेमान। तो बगदाद के खलीफा सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम को 715 ईस्वी में फांसी की सजा दे देती है। और इसी के साथ अगर हम लोग बात करेंगे, हमारे भारत में अरबों का खेल खत्म होते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम्स है तो आपने इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो को पुश करके रोक के भी आप कहानी को सुन सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं और बढ़िया से नोट्स भी आप बना सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास, फिर देखेंगे अरबों के बाद हमारे भारत में किसकी आक्रमण होती है। हाँ, यहाँ से बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर क्वेश्चंस आपके पास बनती है कि हमारे भारत में सबसे पहले अरब का सफल आक्रमणकारी कौन रहा, तो मोहम्मद बिन कासिम। दूसरी बात, हम भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण करा? 712 ईस्वी में। कहां पर आक्रमण करा? आपको होगा सर सिंध पर। सिंध के किस शासक पर आक्रमण करा? आप कहोगे सर दाहिर पर आक्रमण करा। दाहिर जाति से कौन सा था? तो आप कहोगे दाहिर जाति से ब्राह्मण था। भारत पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कितना जजिया कर लगाया? तो आप कहोगे 1/2 भाग से 2/3 भाग कुल आय का। किस पर जजिया कर नहीं लगाया? तो आप कहोगे ब्राह्मण पर नहीं लगाया, विधवा पर नहीं लगाया और विकलांग पर नहीं लगाया। क्लियर? तो भारत और अरबों के आक्रमण के बीच की संबंध कौन सा पुस्तक से हम लोग को मिलती है? तो आप कहोगे चचनामा से मिलती है। इसी के शासनकाल में और भी एक पुस्तक लिखा गया था जिसे हम लोग कहेंगे पंचतंत्र। और पंचतंत्र का अनुवाद अरेलियन ने किस में करवाया था? अरबी भाषा में करवाया था। अरब वासियों ने भारत में क्या लेके आए? अरबी घोड़ा लेके आया, ऊंट भी लेके आया, मानसून शब्द का भी लाया और मानचित्र का भी प्रयोग अरब वासियों ने किया था। और अरब वासियों की भारत से बहुत कुछ चीज की नॉलेज भी मिली, उसे ज्ञान भी प्राप्त हुआ। मैक्सिमम भाषाओं में उन्होंने भारत से
महारत भी हासिल करके गए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के, जैसे साइंस डिपार्टमेंट में ले लीजिए या ज्योग्राफी में ले लीजिए, किसी डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो यहाँ से उन लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलती है। और बगदाद के शासक हज्जा की बात करेंगे तो हज्जा का ही ये भतीजा और इसके दामाद हुआ करता था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के पिता का नाम अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाए? कासिम बिन यूसुफ रहेगा। और कासिम बिन यूसुफ की अगर बात करेंगे, कासिम बिन यूसुफ का ही पुत्र रहेगा मोहम्मद बिन कासिम। और इनकी जानकारी चचनामा से हम लोग को प्राप्त होती है। और बगदाद के खलीफा सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम को 715 ईस्वी में फांसी दे दिया जाता है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास की अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तुर्क आक्रमण के बारे में। आखिर तुर्कियों ने हमारे भारत पर क्यों आक्रमण करा? इस विषय में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे। हैव ए नाइस डे, वंडरफुल डे।